आगे बढ़ती हूँ, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं इनवाइट करना चाहूँगी पायोनियर मॉन्टेसरी स्कूल के इंजीनियर ब्रजेंद्र सिंह जी को और शुभम सिंह को, और साथ में मैं इनवाइट करना चाहूँगी नीलेंद्रास कंस्ट्रक्शन के आकाश पांडे जी को, जो डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है आपका भी, मंच पे आइए प्लीज़। मैं ज़रा थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रजेश सिंह के बारे में। इंजीनियर ब्रजेश सिंह पायोनियर मॉन्टेसरी स्कूल के वर्तमान में प्रबंधक हैं और जिम्मेदारी संभालने के पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में लगभग 31 वर्ष तक कार्यरत थे। और शुभम सिंह के बारे में बताऊंगी, ये शिक्षा में BA LLB और LLM हैं और 3 वर्षों से माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी हैं। 2 वर्ष पूर्व से शुभम सिंह ने विद्यालयों में कार्य देखना शुरू किया। और अगर मैं बात करती हूँ आकाश पांडे जी, जो इस वक्त काफ़ी नामी नीलेंद्रास कंस्ट्रक्शन है, जिससे पहचान की कोई मोहताज ही नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और मैं JP जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगी, प्लीज़ आइए और फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इनके अनुभव देखते हैं कि किस तरीके से ये अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम चाहे रियल एस्टेट की बात करें या फिर हम एजुकेशन की बात करें, इस वक्त एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा हब है जहाँ किस तरीके से लोगों को शिक्षा को आगे बढ़ाना है, और रियल एस्टेट में भी बड़ा तगड़ा कंपटीशन इस वक्त चल रहा है। तो इसको लेकर भी हम सवाल जवाब आगे करते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। JP। शुक्रिया दीपाली। तो देखिए, हर सेक्टर से लगातार हमारी चर्चा चल रही है, उनके अनुभव हम बांट रहे हैं आपसे कि उनके अनुभव क्या रहे हैं, उनका संघर्ष क्या रहा, कैसे वो आगे बढ़े, आगे क्या विजन है और कैसे वो समाज के लिए भी, समाज के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, ये भी एक जानना ज़रूरी है। क्या वो इस क्षेत्र में पैसा कमाने आए, या देखिए हमारे साथ अब ये 2 खास मेहमान हैं। इंजीनियर ब्रजेंद्र सिंह जी हैं, मैनेजर हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ शुभम सिंह जी भी हैं। शुभम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मेरा आपसे, ब्रजेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आकर्षित हुए? मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस बारे में। मेरे पिताजी ने 61 ईयर्स पहले, 61 वर्ष पहले इस संस्था की स्थापना की थी 1963 में। और जाहिर सी बात है कि जब कोई इस तरह की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन घर के बड़े खोलते हैं तो बच्चों का तो रुझान उस तरफ होता ही है, और वो माहौल भी उनको वही मिलता है। हालांकि ये ज़रूर रहा कि उन्होंने हमें साथ में तैयार भी किया कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, और हमने भी उस चीज़ को सोचा कि हम अपना नाम एक अलग क्षेत्र में बनाएंगे। और इसलिए मैंने इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 31 वर्ष स्टेट बैंक में सर्विस की, और स्टेट बैंक में भी लखनऊ, दिल्ली और मुंबई, और फिर मैंने VRS लिया फादर की डेथ के 1 साल के बाद। उसके बाद आकर के मैंने ये जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि ये ज़रूरी हो गया था उस समय, क्योंकि कोई देखने वाला और नहीं था। तो रुझान तो पहले से ही था शिक्षा में, क्योंकि इंजीनियर होने का मतलब ये नहीं कि शिक्षा के प्रति आपका रुझान नहीं है। फिर माहौल घर का वही, क्योंकि हर समय वहाँ एजुकेशन की बात होती थी, नया क्या किया जाए वो बात होती थी, डिस्कशन होते थे। तो सारी चीज़ें, तो घर का माहौल तो वो शिक्षा का ही था। 2 ही माहौल घर में रहे हैं, एक शिक्षा का और एक एग्रीकल्चर का। हमारे फादर भी शुरू से आखिर तक एग्रीकल्चर भी देखते रहे और शिक्षा को भी देखते रहे, और मैं आज भी एग्रीकल्चर का भी काम देख रहा हूँ अपना, और शिक्षा का भी देख रहा हूँ। शुभम जी, क्योंकि आप अपने फादर का स्कूल देखते हैं, तो सोचा कि पापा ने जो बना दिया उसी को ही आगे बढ़ाना है, या सोचा था कुछ अलग करें, या पापा ने कहा नहीं आप इसी में हाथ बटाइए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि जैसा कि आपको पता है कि बाय प्रोफेशन मैं भी एडवोकेट हूं, जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो जैसा कि मेरे फादर ने भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है स्कूल होते हुए भी, तो मुझे भी अपने आप को साबित करना था कि अगर मेरे फादर ने साबित किया है तो उस वजह से ही मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई की है, जिसमें मैंने मास्टरी भी की है, LLM भी किया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि जब मेरे ग्रैंडफादर ने एक मिशन के साथ अपना एक स्कूल खोला था, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम जनरेशन और लीगेसी मेंटेन नहीं होगी, तो उस चीज़ में मेरा जो इंटरेस्ट है शिक्षा के प्रति वो जागरूक हुआ। और जाहिर सी बात है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि आज मैं अपने फादर को अपना एक मार्गदर्शक देते हुए मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, और वो मेरे एक मेंटोर की तरह मतलब मेरे साथ हैं, और मैं उनसे सीख रहा हूँ उनके साथ रहते हुए पूरा दिन कि कैसे चीज़ों को और जितने भी चैलेंजेस आते हैं उन चीज़ को कितने अच्छे से फेस करना होता है, और उन चैलेंजेस को निपटने के लिए हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों का या योजनाओं का सहायक लेना पड़ता है। ठीक है।
आकाश पांडे जी, कैसे आप इसको बढ़ा रहे हैं आगे, अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं? रियल एस्टेट की बात करें तो पहले और अब में भी बहुत अंतर हो गया है। कैसे आप इसको चुनौती लेते हैं, किस तरीके से आगे काम को बढ़ाते हैं? और क्या आपको भी लगा कि जैसा कि इनसे भी सवाल किया था अभी कि हमें इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, किसी और फील्ड को चुनना चाहिए? जी नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं। पिताजी शुरुआत से कंस्ट्रक्शन सर फील्ड थोड़ा में माइक थे। ऊपर रखिएगा। कभी ऐसा लगा नहीं, पिताजी शुरुआत से ही कंस्ट्रक्शन फील्ड में थे। वो रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट्स दिया करते थे, तो अनप्लैंड वे में वो रियल स्टेट्स में आए, लेकिन उन देखते देखते मैंने उनके नाम पे एक नई फर्म शुरू करी और अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको एकदम प्लान्ड वे में करते हुए। लखनऊ की जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसके साथ साथ हम लोग भी अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं साथ में। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है इस वक्त रियल एस्टेट में, तो और लखनऊ में भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। अब किस चीज़ की इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड है? क्योंकि हमारे साथ पब्लिक भी है, बहुत जानना चाहेंगे कि क्योंकि अभी रेरा भी आया, बहुत सारे नियम कानून भी हैं, उसको लेकर आप क्या शेयर करना चाहेंगे? जी, नियम कानून अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेरा हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप प्रोजेक्ट को अपना डिलीवर कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेरा उनके लिए तकलीफ़ है जो काम नहीं, जो डिलीवर नहीं करते हैं। तो हम लोग का तो शुरुआत से रहा है कि अपने कस्टमर्स को राइट टाइम पे पोजीशन दिया करें, तो रेरा आने से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। और वैसे भी बहुत कम बिल्डर हैं जो लखनऊ में प्लान्ड वे में काम कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे बिल्डर्स हैं, कंपटीशन है, लेकिन जो लोग ठीक से एलडीए से प्रोजेक्ट्स अप्रूव करा करा के काम कर रहे हैं, उनका सारा सामान बिक रहा है आज की डेट में। कुछ ऐसी कोई चीज़ बच नहीं रही है। लखनऊ एक ग्रोइंग शहर है और मेरे को लगता है कि इंडिया में जिस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के, लखनऊ टॉप मोस्ट में से एक होगा। तो ऐसा कोई कंपटीशन लखनऊ में मुझे समझ में आया नहीं। अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं तो सब जगह आपका सामान बिक रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। ब्रजेन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपकी जो संस्था है, शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, प्लानिंग क्या है, फ्यूचर्स की प्लानिंग क्या है कि इन प्लानिंग्स के जरिए हमारा काम है? क्योंकि शिक्षा को भी ये माना जाता है कि एक सेवा भाव से एक नई दिशा बच्चों को देना, और अब भी देखिए बहुत नई तकनीक भी आ गई है, उसके साथ भी आपको चलना है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षा क्यों ग्रहण की जाए, पहला क्वेश्चन तो यही है। नॉर्मली आज मैंने ये देखा है, जो इतने 8-10 साल से जो मैं महसूस कर रहा हूँ, कि पेरेंट्स जब नर्सरी क्लास में बच्चे को एडमिशन कराने आता है तो उसके दिमाग में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है कि ये मेरा बच्चा डॉक्टर शाम तक बन जाएगा, मेरा बच्चा इंजीनियर शाम तक बन जाएगा, मेरा बच्चा आईएएस शाम तक बन जाएगा। इन 3-4 चीज़ों को छोड़ करके और कोई चीज़ उसके दिमाग में नहीं होती। और दूसरी चीज़ होती है कि वो फर्स्ट आना चाहिए। ये प्रेशर शुरुआत से है, हम इसके खिलाफ हैं। हम पेरेंट्स को कहते हैं, हम कोई गारंटी नहीं लेते कि हम आपके बच्चे को 100 में 100% दिलाएंगे। हम सर, ये भी तो है कि आजकल हम जब रिजल्ट देखते हैं तो 98, 95, 99 इतना ज़्यादा परसेंटेज हो गए हैं कि, और उसमें स्कूल भी कॉलेज भी हम देखते हैं वो भी वहीं खड़े रहते हैं कि हमने हमारे 98% आ गए, हमारे बच्चे ने इतना, हमारे स्कूल के बच्चे यही हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़र्क है। हम बिल्कुल नहीं कहते कि 98, 99। हम अपनी प्रिंसिपल्स को, हम अपने टीचर्स को भी कहते हैं कभी भी फर्स्ट आने की कोशिश मत करना, क्योंकि फर्स्ट आना आसान हो सकता है, फर्स्ट बने रहना आसान नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या है कि आज ये जो 98, 99, 100% आ रहे हैं, तो हम इंसान कहाँ पैदा कर रहे हैं? इंसान नहीं बना रहे, हम तो रोबोट बना रहे हैं। हम उनको पैसा कमाने की मशीन, बचपन में जैसे ही बच्चा हुआ हम ये सोचते हैं कि बस ये हमारा पैसा बनाने की मशीन आ गई और उसको उसी दिशा में ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। वो अगर 1% पीछे रह जाए तो रास्ते में ही उसकी कुटम्मस शुरू हो जाती है। स्कूल तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 1% कम होने पर पेरेंट्स स्कूल में भी चिल्लाते हैं, रास्ते में बच्चे के साथ चिल्लाते हैं, घर में जा कर के उसके साथ सख्त व्यवहार करते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ इंसान बनाया जाए, उसके अंदर संस्कृति की, जैसे संस्कार की आपने बात की, हम संस्कार को पहले महत्व देते हैं, क्योंकि अगर संस्कार पहले आ गया तो बच्चा पढ़ाई करके सफल तो अपने आप ही हो जाएगा। शुभम जी, जिस तरह मैंने बाबूजी से भी यही सवाल पूछा था, क्योंकि नई जनरेशन आप और नई तकनीक, तो ऐसी उसको स्थिति में आप कैसे फेस कर रहे हैं और नई तकनीक लाने के लिए एजुकेशन क्षेत्र में उस पर कैसे आप ध्यान दे रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एजुकेशन को एक बहुत ही पावरफुल टूल की रूप में देखता हूँ, जो कि आपके एक पर्सनल और साथ ही साथ में आपकी जो एक सोसाइटी ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और मेयरली एजुकेशन से सिर्फ आपकी नॉलेज को एक्वायर करना ज़रूरी नहीं रहता, लेकिन उसके साथ साथ आप कैसे गंभीर तरीके से सोचते हैं, समस्याएं अगर आपके सामने आती हैं आप उनको कैसे हल करते हैं, और साथ ही साथ ये एजुकेशन के साथ आपको ये भी महसूस होता है उसके रूप में कि आप खुद को और दूसरे व्यक्ति को एक दूसरे से समझने में कितना क्षमता रहते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि एजुकेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से जितनी भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आती हैं उनके दरवाजे खुल जाते हैं। साथ ही साथ जो आपने चैलेंजेस की बात की, तो हाँ, डेली लाइफ में या रोज़ रोज़ में चैलेंजेस काफ़ी सारे आते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ चैलेंजेस की अगर बात करूँगा तो स्कूल कल्चर का जो एक चैलेंज आता है, जिसमें हमें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको इक्वली वैल्यूड करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, इररिगार्डलेस कि उनका क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं। साथ ही साथ जो करिकुलम इंगेजिंग होती है कि करिकुलम में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, उसके साथ जो चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है वो हो जाता है स्टूडेंट्स अचीवमेंट, और साथ ही साथ उनको कैसे इनकरेज करना होता है। उसी के साथ जैसे हमारे जो शिक्षक गण होते हैं, तो टीचर्स के रिक्रूटमेंट्स कैसे होते हैं और उनका रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपटीशन एंड चैलेंजेस इतने सारे आ सकते हैं। तो हम जैसे ही अपने स्कूल में, यहीं पे मैं आपको रोकूंगी क्योंकि चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं और करिकुलम की बात कर रहे हैं, तो आजकल बेसिक जो सवाल है पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा उसमें जो वर्क हो गया है, वर्कलोड इतना ज़्यादा, पढ़ाई के अलावा बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से ना सिर्फ वो करिकुलम में बल्कि जो अब खर्चा है वो भी बढ़ गया है। जो फीस देते हैं वो अलग, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स देते हैं उसमें भी खर्चा, मतलब एक मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, लेकिन जो एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्रा खर्चा होता है इसको आप कैसे समझते हैं? क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है, हर पेरेंट्स के जहन में होता है। देखिए, जैसा कि आपने अभी ये जो टर्म बोला है इन्वेस्टमेंट, इस पे मैं फोकस करना चाहूँगा कि बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमने फीस बर्डन उनको रहता है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि वो फीस नहीं होती, वो आप अपने बच्चे के लिए और उनके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट का जो रिजल्ट आएगा जब आपका बच्चा पास आउट होकर निकलेगा, और साथ ही साथ जो उसकी अलग स्किल्स होती हैं वो भी जब निखर के आती हैं, क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ, मैंने जैसा आपको बताया, सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं होता, लेकिन उनके अंदर जो अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, सपोज करिए कोई कंप्यूटर्स में है, कोई म्यूजिक में है, सिंगिंग में है, प्रोजेक्ट्स में है ना, अगर उस चीज़ में हम उसको एम्फोसाइज करते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप करते हैं, तो बच्चा जब पास आउट होता है तो वो 1 in 1 करके नहीं होता, कम से कम वो 2 in 1 या मल्टी इन 1 करके निकले, तो वो हमारे लिए भी एक सक्सेसफुल होता है। जहाँ की बात आई आपकी फीस को लेके या उसमें कि अगर वो इन्वेस्टमेंट होता है, तो देखिए आज की डेट में कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिलेगी तो उसकी उतनी वैल्यूड नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्ट में नहीं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा महंगी हो गई जो फीस, खासतौर से प्राइवेट स्कूल की अगर बात करते हैं। देखिए, मैं उसमें ये कहूँगा कि अगर आप तरीके से देखेंगे कि अगर आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में कैसा मिलेगा, और अगर वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है तो आपको उसकी वर्थ पता चलती है कि हाँ, मैंने जो इन्वेस्ट किया उसका मेरे को फ्रूटफुल रिजल्ट मिला। चलिए आकाश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप अपने फादर के काम को संभाल रहे हैं, पिताजी का अनुभव, जो उनके काम करने का स्टाइल, वो अनुभव कितना आपके लिए काम आ रहा है? दूसरा, एक सबसे बड़ी बात है, हालांकि जब आप इस पेशे में हैं, आप टाउनशिप डेवलप करते हैं, कोई समाज के लिए होता है कि चलिए एक समाज के लिए भी कुछ अच्छा बेहतर काम कर सके? ये मेरे 2 सवाल। जी, जब आप टाउनशिप डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए आवास बना के देने होते हैं। वही अगर हम कायदे से बना के अगर पूरा अपना काम करें तो वही समाज के लिए हर काम में मतलब होता ही है, करना ही पड़ता है। और पिताजी का अनुभव कितना काम आ रहा है आपके बिजनेस में? पिताजी का ही सारा अनुभव काम आ रहा है, हम लोग तो सीखे ही सब उन्हीं से हैं। पिताजी नहीं होते तो कहाँ से, मतलब इतना बेस जो हम लोग को फाउंडेशन मिली है वो उन्हीं से मिली है। तो आपकी आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपके ग्रुप की? अब हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स अभी यही है, जिस तरह से अभी आउटर रिंग रोड डेवलप हो रही है लखनऊ में, उसी में हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, उसी में आगे बढ़ने की है। चलिए सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे विजयन जी, क्योंकि आप एक पॉपुलर स्कूल है आपका, बहुत बच्चे बहुत होंगे, हाई फाई लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या जो गरीब तबके के बच्चों को एक छूट होती है उस पर स्कूल आनाकानी कर जाते हैं, उस दिशा में आपको लग रहा है कि सरकार का सहयोग नहीं मिलता है, या क्योंकि क्यों आनाकानी कर जाते हैं खासकर प्राइवेट स्कूल? नॉर्मली नहीं करना चाहिए, और मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि हम हाई फाई स्कूल वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ
हर तरह का बच्चा पढ़ रहा है और उसको किसी भी तरह से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और कहीं दिक्कत होती है तो उसमें मैं ही नहीं, हर स्कूल कहीं ना कहीं सहयोग करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये एक रूटीन सा बन गया है कि हर आदमी फीस को माफ़ कराना चाहता है, लेकिन फीस माफ़ कराएगा फिर क्वालिटी भी चाहेगा, तो दोनों चीज़ संभव नहीं है। कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जहाँ आवश्यकता है, जहाँ ज़रूरत है, वहाँ स्कूल अपने आप आगे बढ़कर के मदद करते हैं। मैं आपको 2-4 इंस्टेंस बताऊं कि कोरोना काल में बहुत से बच्चों के माता पिता गए, जी, उनके सामने ऐसी स्थिति आई कि उनके रिश्तेदारों ने उनको खाने तक को मजबूर कर दिया। और मेरे पास ऐसे कई बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारी टीचर्स का सहयोग भी मिल रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारा स्कूल ही कर रहा है, स्कूल केवल फीस माफ़ कर रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, लेकिन हमारी टीचर्स खाने वाने का भी इंतजाम कर रही हैं। तो कुछ स्कूल ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कोई भी स्कूल किसी का ऐसी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों मेहमानों का। ओवर टू यू दीपाली। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ मंच साझा करने के लिए, अपने शेयर साझा करने के लिए।